फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और यूपी डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के सभी स्टूडेंट्स का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल IAS अंसारी में। और आज की इस वीडियो में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा, जो कि आपका सबसे पहला सब्जेक्ट होता है। और इसी सब्जेक्ट से जो क्लासेस हैं आपकी ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। डेली आपकी जो क्लासेस हैं वो 8 बजे से स्टार्ट होंगी, रात 8 बजे से। ठीक है, प्रत्येक दिन आपको अलग अलग सब्जेक्ट की जो क्लासेस हैं वो लगातार मिलती रहेंगी। ठीक है, वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा, इसके बाद आपका दूसरा सब्जेक्ट और तीसरा सब्जेक्ट, चौथा सब्जेक्ट साइंस, मैथ, सोशल स्टडीज़, ठीक है, हिंदी, सारे सब्जेक्ट की जो क्लासेस हैं वो लगातार शाम 8 बजे से जो है वो आपको ऑनलाइन मिलती रहेंगी। तो जो नए स्टूडेंट्स हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और इस वीडियो को आप अपने अदर फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, ताकि अदर स्टूडेंट्स भी हमारे साथ कनेक्ट हों और आपकी जो क्लासेस हैं वो लगातार चलती रहें। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए आज के इस क्लास को हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। और हमने यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को यहाँ पर लिया है। उसके बाद आपके वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आएंगे, उसके बाद आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो हैं वो आ जाएंगे। तो हमारी जो क्लासेस हैं कुछ इस तरह से रहेंगी जिस तरह से पेपर में आपके क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद आपको नोट्स भी उपलब्ध कराए जाएंगे। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और ये जो PDF फाइल आप देख रहे हैं, जैसे ही आपके एक सब्जेक्ट की क्लासेस ख़त्म हो जाएंगी, यानी कि एक सब्जेक्ट आपका पूरा हो जाएगा, तो पूरे सब्जेक्ट की जो PDF फाइल है वो एक ही बार में आपको हम टेलीग्राम चैनल पर आपको उपलब्ध करा देंगे। ठीक है, तो अभी आप पढ़ते रहिएगा। जैसे ही पूरा सब्जेक्ट आपका फिनिश होगा, आपको तुरंत इसकी जो PDF फाइल है वो आपको दे दी जाएगी। फिर आप 2-3 बार खुद से रिवीजन कर लीजिएगा। निश्चित रूप से आपको परीक्षा में कहीं पर भी दूसरे चैनल पर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और अगर अभी से आप पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो एग्ज़ाम टाइम तक आपको बिल्कुल नो टेंशन होकर सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएंगी। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। आपका पहला सवाल है, पब्लिक स्कूलों के विकास में, यानी कि यहाँ पर प्राइवेट स्कूलों की बात की जा रही है। तो पब्लिक के स्कूलों के विकास में जो प्रमुख बाधा है संविधान प्रावधानों की क्रियान्वित के जिस क्षेत्र में आई है, ठीक है, वह क्या है। ठीक है, संविधान के जो प्रावधान हैं उनके क्रियान्वयन में प्राइवेट स्कूलों में जो बाधा आई है वो किस क्षेत्र में आई है, ये आपसे पूछा जा रहा है। निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा के क्षेत्र में, पिछड़े वर्गों की शिक्षा के क्षेत्र में, स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में, या शैक्षिक अवसरों की समानता के क्षेत्र में। तो इसका आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर द। ठीक है, शैक्षिक अवसरों की समानता प्राइवेट स्कूलों में ठीक से नहीं होती है, जिस वजह से संविधान के प्रावधानों को क्रियान्वित करने में यहाँ पर बाधा उत्पन्न होती है। तो इसके बाद आपका दूसरा सवाल यहाँ पर है, शिक्षा के सार्वभौमिकरण हेतु क्या आवश्यक है। ऑप्शन आ है आपका सुविधाओं की सर्वसुलभता, सर्वव्यापी नामांकन, स्थायित्व का सर्वव्यापीकरण या उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन आपके सामने, आपको राइट आंसर बताना है। तो इस सवाल का आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा सुविधाओं की सर्वसुलभता जो है वो शिक्षा के सार्वभौमिकरण हेतु आवश्यक है। सार्वभौमिकरण का मतलब है सभी लोगों को शिक्षा उपलब्ध कराना, सभी लोगों को शिक्षा देना। तो इसके लिए सुविधाओं की ज़्यादा से ज़्यादा सर्वसुलभता होना चाहिए, यानी कि सभी को सारी सुविधाएं उपलब्ध रहना चाहिए। इसके बाद अगला सवाल है आपका, नई शिक्षा नीति, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 1986 के बारे में आपने पढ़ाई होगा। अभी तो वर्तमान समय में 2020 की नई शिक्षा नीति लागू हो चुकी है। फिलहाल यहाँ पर बात की जा रही है 1986 में जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई थी, इसमें समाज के विभिन्न वर्गों की शिक्षा में समान सहभागिता हेतु बल दिया गया था। जो समाज में विभिन्न वर्ग थे उन सभी वर्गों को समान शिक्षा के लिए सहभागिता हेतु यहाँ पर बल दिया गया। तो इसमें आपसे पूछा जा रहा है, 4 ऑप्शन आपके सामने, अनुसूचित जातियों की शिक्षा पर, या स्त्रियों की समानता हेतु शिक्षा पर बल दिया गया, या अनुसूचित तथा विकलांगों की शिक्षा पर बल दिया गया, या उपयुक्त सभी पर बल दिया। तो इसका आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा अनुसूचित तथा विकलांगों की शिक्षा पर 1986 की नई शिक्षा नीति में बल दिया गया था, ताकि सभी लोगों को समान शिक्षा मिल सके। इसके बाद आपका अगला सवाल है 4 नंबर का, मूल्य वे आदर्श हैं। यहाँ पर एक वाक्य दिया हुआ है, मूल्य वे आदर्श हैं, विश्वास या मानक हैं जिन्हें समाज या समाज के अधिकांश सदस्य ग्रहण किए हुए होते हैं। तो यहाँ पर ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है, जो वाक्य है, ये पूछा जा रहा है ये किसका कथन है, ये किसने कहा है। जॉर्ज जॉब्र जे काने, या जॉन डब्ल्यू, या ट्रैकर,
यस और रुकुन। तो इसको आपको याद रखना है, ये जो कथन है ये ट्रैकर का है। इसके बाद अगला सवाल है आपका, जो मूल्य संपूर्ण विश्व की यानी कि पूरी दुनिया की प्रगति और भलाई से संबंधित होते हैं वे कौन से मूल्य कहलाते हैं। आगे मूल्य के बारे में अभी हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। तो अभी यहाँ पर आपको ध्यान रखना है ऐसे मूल्य, ठीक है, कई मूल्य के कई सारे पक्ष होते हैं, जैसे कि भावनात्मक मूल्य, ठीक है, संज्ञानात्मक मूल्य, आगे हम पढ़ेंगे। तो ये जो मूल्य होते हैं ये आपके वैश्विक होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। जो संपूर्ण विश्व की प्रगति और भलाई से संबंधित होते हैं उन्हें हम वैश्विक मूल्य की कैटेगरी में रखते हैं। उसके बाद अगला सवाल आपका आ जाता है 6 नंबर का, NCERT, ठीक है, NCERT ने कितने मूल्यों को स्वीकार किया है। तो NCERT ने दोस्तों अब तक 83 मूल्यों को स्वीकार किया है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद आपका अगला सवाल है, मूल्य हमारे व्यवहार को क्या करते हैं। जो मूल्य होते हैं वो हमारे व्यवहार को क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं या प्रेरित करते हैं, नियंत्रित करते हैं, या सब कुछ जो यहाँ पर लिखा हुआ है उपर्युक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो मूल्य हैं वो हमारे व्यवहार को प्रदर्शित भी करते हैं, प्रेरित भी करते हैं और नियंत्रित भी करते हैं। इसके बाद अगला सवाल है, सभी धर्मों के प्रति सहनशील अध्ययन को प्रोत्साहित करने का सुझाव किसने दिया है। सभी धर्मों के प्रति जो सहनशील अध्ययन है उसको प्रोत्साहित करने का जो सुझाव है वो कोठारी आयोग ने दिया है। उसके बाद आपका अगला सवाल होगा, और यहाँ पर अगला सवाल आपको देखने के लिए मिल रहा है, भावनाओं के विकास का संबंध मूल्य के किस पक्ष से होता है। जो भावनाएं होती हैं, तो भावनाओं का जो विकास होता है वो मूल्य के कई सारे पक्ष होते हैं, जिसकी अभी मैंने आपको बताया, जैसे कि भावनात्मक पक्ष हो गया, आपका ज्ञानात्मक पक्ष हो गया, कौशलात्मक पक्ष हो गया। तो जो भावनाओं का विकास है वो मूल्य के किस पक्ष से होता है। तो इसका आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा भावात्मक पक्ष से होता है भावनाओं का विकास। इसके बाद आपका 10वां सवाल है, वर्तमान में बालकों में मूल्य विकास के हेतु सबसे प्रभावी संचार माध्यम कौन सा है। यदि बालकों में आपको मूल्य का विकास करना है तो सबसे जो प्रभावी माध्यम है, संचार माध्यम, इसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। तो जो सबसे प्रभावी माध्यम होगा वो होगा आपका टीवी, क्योंकि टीवी को बच्चे बहुत ज़्यादा पसंद भी करते हैं, ठीक है, सारी चीज़ें देखना पसंद करते हैं। और टीवी एक ऐसा माध्यम है जहाँ पर आपका ऑडियो भी रहता है और ठीक है और वीडियो भी रहता है, दोनों चीज़ें वहाँ पर रहती हैं। तो इस माध्यम से बालकों में आप मूल्य का जो विकास है वो अच्छे तरीके से कर सकते हैं। उन्हें अच्छी अच्छी प्रेरणादायक कहानियाँ दिखाकर, ठीक है, या चलचित्र दिखाकर आसानी से उनमें मूल्य का विकास कर सकते हैं। इसके बाद अगला सवाल आप देख पा रहे होंगे, 11 नंबर सवाल है, मुस्लिम कालीन शिक्षा का क्या उद्देश्य था। इसके 4 आंसर दिए हुए हैं। पहला है आ, इस्लाम धर्म का प्रचार करना, या फिर भौतिक ऐश्वर्य की प्राप्ति, या फिर ज्ञान की प्राप्ति, या उपर्युक्त सभी। जो मुस्लिम कालीन शिक्षा थी इसका क्या उद्देश्य था प्राचीन काल में, इसके बारे में यहाँ पर आपसे पूछ रहा है। तो इस्लाम धर्म का प्रचार, भौतिक ऐश्वर्य की प्राप्ति या ज्ञान की प्राप्ति, ये सभी इस्लाम धर्म की शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य थे। और इसका आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा उपर्युक्त सभी। इसके बाद आपका अगला सवाल है, बिस्मिल्लाह संस्कार होता था, ठीक है, ये आपसे पूछ रहा है, जो कि यहाँ पर प्राचीन काल से ये सारे संस्कार होते थे। बिस्मिल्लाह संस्कार किस वर्ष में होता था वो वर्ष यहाँ से आपसे पूछ रहा है। पहला ऑप्शन आपके सामने 4 वर्ष 2 दिन पर, 3 वर्ष 3 दिन पर, या 4 वर्ष 4 माह 4 दिन पर, अंतिम ऑप्शन आपका 1 माह 2 दिन पर। तो इस सवाल का आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सा, 4 वर्ष 4 माह 4 दिन पर बिस्मिल्लाह संस्कार होता था। इसके बाद आपका अगला सवाल है, शिक्षा का क्या उद्देश्य नहीं है। जो हम एजुकेशन ग्रहण करते हैं, जो शिक्षा लेते हैं वर्तमान समय में, इसके बहुत सारे उद्देश्य होते हैं, लेकिन एक उद्देश्य इनमें से ऐसा लिखा हुआ है जो एजुकेशन का नहीं है। जैसे कि चारित्रिक विकास, चरित्र का हमारे विकास होता है एजुकेशन से, ज्ञान अर्जन, हमें ज्ञान प्राप्त होता है, अंतर्निहित शक्तियों का विकास, हमारे अंदर क्या शक्तियाँ हैं अंतर हमारे अंदर, उन सारी शक्तियों के बारे में पता चलता है। इसके अलावा एक है व्यावसायीकरण। तो शिक्षा का जो उद्देश्य है वो व्यावसायीकरण बिल्कुल नहीं है, यानी कि एजुकेशन को वर्तमान समय में तो आप देख ही पा रहे होंगे कि किस तरह से यहाँ पर व्यावसायीकरण किया जा रहा है शिक्षा का, ठीक है, लेकिन शिक्षा का उद्देश्य ये नहीं है कि उसका व्यावसायीकरण किया जाए, ठीक है, और महंगी महंगी फ़ीस ली जाए स्कूल कॉलेजेस में शिक्षा के बदले, ऐसा कुछ उद्देश्य नहीं होता है शिक्षा का। फ़िलहाल इस सवाल का आपका जो राइट आंसर होगा
वो होगा ऑप्शन सा व्यवसायीकरण। ये शिक्षा का उद्देश्य नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद आपका अगला सवाल है 14 नंबर का, वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था में, जो पुराने समय में वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था थी, प्राचीन काल में, वैदिक काल में, ठीक है, तो उसके बारे में क्या था, बताया गया है कि वैदिक कालीन शिक्षा में शुल्क लिया जाता था, यानी कि शिक्षा शुल्क के साथ थी, सशुल्क थी, या शिक्षा बड़े बड़े भवनों में होती थी, या फिर शिक्षा पर राज्य का नियंत्रण होता था, या फिर शिक्षा पूर्ण रूप से निःशुल्क थी। तो इस सवाल का आपका जो राइट आंसर हो जाएगा, वैदिक कालीन समय में शिक्षा जो थी वो पूरी तरह से फ्री होती थी, यानी कि निःशुल्क होती थी। इसके बाद आपका अगला सवाल आ जाएगा सवाल नंबर 15, प्राचीन शिक्षण पद्धति में विधियाँ थीं। प्राचीन शिक्षण पद्धति में कौन कौन सी विधियाँ थीं जिनके द्वारा प्राचीन समय में शिक्षा ग्रहण की जाती थी या फिर शिक्षा दी जाती थी। तो इसमें यहाँ पर आपकी बताया गया ऑप्शन नंबर आ आपका राइट आंसर हो जाएगा। सिरवण, मनन और निध्यासन, ये विधियाँ थीं शिक्षा लेने की, ठीक है, शिक्षण पद्धति में। और उसके बाद आपका अगला सवाल है, बौद्ध शिक्षा का प्रमुख केंद्र कौन सा था, ठीक है। इसके बारे में आपने सोशल स्टडीज़ में भी पढ़ा होगा, बौद्ध शिक्षा के बारे में, ठीक है, महात्मा बुद्ध के से रिलेटेड है। और ये बौद्ध शिक्षा का जो प्रमुख केंद्र था वो बिहार में था, ठीक है, बिहार, नालंदा डिस्ट्रिक्ट आपने देखा सुना ही होगा, नालंदा यूनिवर्सिटी का नाम भी आपने सुना होगा, ठीक है। तो नालंदा प्रमुख केंद्र था बौद्ध शिक्षा का। इसके बाद आपसे अगला सवाल पूछ रहा है, भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे कहा जाता है। जो मॉडर्न एजुकेशन है इसका जन्मदाता किसे कहा जाता है, फादर ऑफ मॉडर्न एजुकेशन, ठीक है। तो फादर ऑफ मॉडर्न एजुकेशन यानी कि आधुनिक शिक्षा का जो जन्मदाता है वो चार्ल्स ग्रांट को कहा जाता है। ऑप्शन बा आपका राइट हो जाएगा। इसके बाद अगला सवाल आपका, छनाई का सिद्धांत प्रतिपादित किसने किया था। जो छनाई का सिद्धांत दिया था वो किसने दिया था, ऑकलैंड ने दिया था, एडम स्मिथ ने दिया था, मैकाले ने दिया था, या न्यूटन ने दिया था, ठीक है। तो इस सवाल का आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा मैकाले। मैकाले ने छनाई का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। इसके बाद आपका अगला सवाल है 19 नंबर का, ध्यान रखेंगे यहाँ पर, भारत में पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा कब की गई थी। न्यू एजुकेशन पॉलिसी, ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, जो पहली नेशनल एजुकेशन पॉलिसी थी वो भारत में, इसकी घोषणा कब की गई थी। तो इस सवाल का आपका राइट आंसर होगा 1968 में पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा की गई थी, ठीक है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद आपका अगला सवाल हो जाएगा 20 नंबर का, अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था किस शिक्षा नीति में की गई थी, ये आपसे पूछ रहा है। तो 1968 में आपकी पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई थी, उसके बाद 1966 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई। उसके बाद आपसे पूछ रहा है दोनों में की गई थी या दोनों में से किसी में भी नहीं की गई थी। जो निःशुल्क शिक्षा व्यवस्था इस समय भी हमारे देश में लागू है, ठीक है। तो आपसे ये पूछ रहा है कि अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा व्यवस्था कब लागू की गई थी। तो 1968 में भी जो नई शिक्षा नीति आई थी इसमें भी लागू की गई थी, और 1986 में जो नई शिक्षा नीति आई थी उसमें भी अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा की बात की गई थी। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सा, दोनों शिक्षा नीतियों में अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा का जो प्रावधान था वो किया गया था। इसके बाद दोस्तों अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर, सवाल नंबर 21, संचार साधनों में अन्य 3 से भिन्न। संचार साधन आपको पता ही होगा, कोई भी बात हम अपनी एक जगह से या एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को पहुंचाना चाहते हैं तो उसके लिए कुछ साधन प्रयोग किए जाते हैं। लाइक अभी आपके पास मोबाइल फ़ोन होगा, ठीक है, ईमेल के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू, सोशल मीडिया पर कई सारी ऐसी चीज़ें रहती हैं जिसकी आपका होगा कंप्यूटर या दूरदर्शन, टैप रिकॉर्डर, क्लोज सर्किट टेलीविज़न, ठीक है। तो संचार साधनों में अन्य 3 से भिन्न क्या है ये आपसे पूछ रहा है। तो यहाँ पर आपसे सबसे पहला ऑप्शन आपके पास कंप्यूटर, ठीक है, और दूसरा दूरदर्शन, क्लोज सर्किट टेलीविज़न, इसके अलावा टैप रिकॉर्डर। तो कंप्यूटर के द्वारा हम कोई भी अपना जो बात है वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक आसानी से पहुंचा सकते हैं, जो कुछ भी हमें कहना है कंप्यूटर के माध्यम से, ईमेल के थ्रू, ठीक है, या अदर किसी तरीके से कंप्यूटर से हम अपनी जो जानकारी है वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को शेयर कर सकते हैं। इसी तरह से दूरदर्शन पर भी न्यूज़ आप देखते हैं, एक जगह व्यक्ति जो भी दूरदर्शन पर न्यूज़ देता है, ठीक है, वो अलग अलग जगह पर न्यूज़ सुनाई देती है और लोग देखते हैं, तो इससे भी संचार होता है। इसके अलावा क्लोज सर्किट टेलीविज़न के थ्रू भी जो जानकारी है वो एक जगह से दूसरी जगह
पहुंचती है, लेकिन आपका जो टेप रिकॉर्डर होता है इसे आप खुद टेप करते हैं और खुद ही सुन सकते हैं। इससे जो जानकारी है वो दूसरे व्यक्ति तक नहीं पहुंच पाती, यानी कि इससे संचार नहीं हो पाता है। तो इस सवाल का आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा टेप रिकॉर्डर। ठीक है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद आपका अगला सवाल है 22 नंबर का, 1997 में आकाशवाणी नेटवर्क में कितने केंद्र थे? 1997 में जो आकाशवाणी नेटवर्क था उसमें कितने केंद्र थे ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसमें 194 केंद्र थे, ये आपको याद रखना है। ठीक है, इसके बाद 23 नंबर का सवाल है, जनसंचार माध्यमों का प्रयोग किया जाता है मनोरंजन के लिए, जनमत निर्माण हेतु या जनसामान्य को सजग बनाने हेतु या उपयुक्त सभी। तो जो जनसंचार के माध्यम हैं, ठीक है, जिनसे संचार किया जाता है, इसका उद्देश्य सभी के लिए होता है, जैसे कि मनोरंजन के लिए भी होता है। आपने देखा होगा टीवी पर मनोरंजन के प्रोग्राम भी आते हैं। जनमत निर्माण के लिए भी किया जाता है, जन सामान्य को सजग बनाने हेतु किया जाता है। बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम आते हैं जिससे यहाँ पर जन सामान्य को सजग बनाया जाता है। ठीक है, बहुत सारी जानकारियाँ बताई जाती हैं उन्हें। तो इस सवाल का आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उपयुक्त सभी के लिए। इसके बाद आपका अगला सवाल है 24 नंबर का, भारत में प्रसारण की शुरुआत सर्वप्रथम कहाँ हुई थी? ठीक है, प्रसारण मतलब जो दूरदर्शन पर प्रसारण किया जाता है न्यूज़ वगैरह या अदर सारे प्रोग्राम्स का, उसके बारे में यहाँ पर आपसे पूछ रहा है। तो इसकी जो जानकारी थी, इसकी जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी आपकी बम्बई और कलकत्ता में। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले प्रसारण स्टार्ट किया गया था। उसके बाद आपका अगला सवाल है, बच्चे के समाजीकरण का आद्य व्यक्ति का है। बच्चे के समाजीकरण का जो आद्य व्यक्ति है वो कौन है? ठीक है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो शिक्षक है, माता है या पिता है या धर्मोपदेशक है? तो बच्चे के समाजीकरण का जो आद्य व्यक्ति है वो माता है। ठीक है, सबसे पहले बच्चा माता से इंटरेक्ट होता है। ये सारी चीज़ें आपको याद रखना है। उसके बाद आपका अगला सवाल है, विद्यालय और समुदाय के बीच सशक्त संबंध होने चाहिए क्योंकि हमारा जो विद्यालय होता है, जो स्कूल होता है, और जो हमारा समुदाय होता है चारों तरफ, इसके बीच सशक्त संबंध होने चाहिए क्योंकि स्कूल बड़े समुदाय के अंतर्गत एक लघु समुदाय है। सामाजिक मूल्यों को जानने के लिए समुदाय और विद्यालय पृथक पृथक हैं। ठीक है, इसके अलावा शिक्षा को वास्तविक बनाने के लिए। तो इस सवाल का आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर द। ठीक है, शिक्षा को वास्तविक बनाने के लिए विद्यालय और समुदाय के मध्य सशक्त संबंध होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद आपका अगला सवाल है, आपसे पूछा जा रहा है, शिक्षा में अवसर की समानता का क्या अर्थ है? यानी कि सभी बच्चों को एक समान अवसर देना चाहिए शिक्षा में। ठीक है, तो शिक्षा में अवसर की समानता का क्या अर्थ है ये आपसे पूछ रहा है। शिक्षा में समान पाठ्यक्रम हो, यानी कि एक समान पाठ्यक्रम हो, ये शिक्षा में अवसर की समानता होगी, या फिर सभी छात्रों को शिक्षा प्राप्त करने के समान अवसर प्राप्त हों। ठीक है, और अगला ऑप्शन आपका, सभी ग्रामीण बालकों को विद्यालय में प्रवेश प्राप्त हो, या फिर शहर के गरीब बालकों को शिक्षा का अवसर मिले। ठीक है, तो इस सवाल का आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा सभी छात्रों को। ठीक है, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हों या शहरी क्षेत्र से बिलोंग करते हों, चाहे वो अमीर हों या फिर गरीब हों। ठीक है, तभी तो शिक्षा में समान अवसर मिलेगा। चाहे बच्चा किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करता हो, कैसा भी हो, ठीक है, सभी बच्चों को यहाँ पर शिक्षा प्राप्त करने का समान अवसर होना चाहिए। यही शिक्षा में अवसर की समानता कहलाता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद आपका अगला सवाल है, अगला सवाल 28 नंबर का है, शिक्षा में अवसर की समानता के पीछे क्या विचार निहित हैं? शिक्षा में जो अवसर की समानता दी जाती है इसके पीछे विचार क्या हैं आखिर? सभी बालक शिक्षित हों और शिक्षित समाज हो, जो निरक्षर हों उन्हें शिक्षित होने का अवसर प्राप्त हो, या फिर पिछड़े तथा दलित व्यक्ति को भी शिक्षित होने का अवसर प्राप्त हो, और उसके बाद सभी को उच्च शिक्षा का अवसर मिले। तो यहाँ पर शिक्षा में अवसर की समानता के पीछे जो विचार निहित है, इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा, पिछड़े तथा दलित व्यक्ति को भी शिक्षित होने का अवसर मिले। ठीक है, जो यहाँ पर शैक्षिक रूप से संपन्न है, ठीक है, या फिर जो अदर व्यक्ति हैं, उन सब लोगों को तो पहले से ही शिक्षा मिलती चली आ रही है, लेकिन जो पिछड़े बच्चे हैं, पिछड़े व्यक्ति हैं, यानी कि पिछड़े वर्ग से बिलोंग करते हैं जो बच्चे, या फिर दलित व्यक्तियों के जो बच्चे हैं, उनको भी शिक्षा मिल सके, ये शिक्षा में अवसर की समानता का विचार है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद आपका अगला सवाल है 29 नंबर का, राज्य विशिष्ट रूप से कमज़ोर वर्ग के शैक्षिक और आर्थिक हितों को ध्यान में रखेगा, ये संविधान की किस
अनुच्छेद में वर्णित है। जो राज्य है जो विशिष्ट रूप से कमज़ोर वर्ग के शैक्षिक और आर्थिक हितों को ध्यान में रखेगा, ये संविधान की किस धारा में वर्णित है, ये आपको बताना है। तो ये अनुच्छेद 46 में वर्णित है कि जो राज्य होगा वो विशिष्ट रूप से कमज़ोर वर्ग के शैक्षिक और आर्थिक हितों को ध्यान में रखेगा, ये आपका अनुच्छेद 46 में कहा गया है। इसके बाद आपका अगला सवाल है, आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा का केंद्र बिंदु क्या है। जो आदर्शवाद है उसके अनुसार जो एजुकेशन का केंद्र बिंदु है वो क्या है, वो शिक्षक है। ठीक है, आदर्शवाद के अनुसार ये है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा का जो केंद्र बिंदु होगा वो शिक्षक होगा। इसके बाद अगला सवाल आपका 31 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा आदर्शवादी नहीं है। यहाँ पर कुछ विचारकों के नाम दिए हुए हैं। ठीक है, जिसके सुकरात हो गया, प्लूटो हो गया, हीगल हो गया या जॉन ड्यूई हो गया। तो जो आदर्शवादी नहीं है वो यहाँ पर आपको बताना है। तो दोस्तों इस सवाल का आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका जॉन ड्यूई। ठीक है, इनका फुल नेम है जॉन ड्यूई। ये आदर्शवादी नहीं है। बाकी सुकरात, हीगल और प्लेटो ये आदर्शवादी हैं, ये आपको याद रखना है। उसके बाद 32 नंबर का सवाल है, निम्नलिखित में से कौन प्रकृतिवादी दार्शनिक है। तो स्पेंसर जो है ये प्रकृतिवादी दार्शनिक है, ये आपको याद रखना है। स्पेंसर प्रकृतिवादी दार्शनिक है। उसके बाद 33 नंबर का सवाल आपसे पूछा जा रहा है, प्रकृतिवाद किस प्रकार के अनुशासन की बात करता है। जो प्रकृतिवादी है वो किस प्रकार के अनुशासन की बात करते हैं, दमनात्मक अनुशासन, मुक्त्यात्मक अनुशासन या फिर प्रभावात्मक अनुशासन या फिर सामाजिक अनुशासन। ठीक है, तो इस सवाल का आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा मुक्त्यात्मक अनुशासन। जो प्रकृतिवाद दार्शनिक हैं वो पूरी तरह से मुक्त्यात्मक अनुशासन की यहाँ पर बात करते हैं। तो इस सवाल का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा। उसके बाद अगला सवाल आपका 34 नंबर का, विद्यालय को समाज का लघु रूप मानते हैं। जो विद्यालय होता है वो हमारे समाज का ही एक छोटा हिस्सा होता है। ऐसा कौन से दार्शनिक मानते हैं, आदर्शवादी, प्रकृतिवादी, प्रयोजनवादी या मानववादी। तो इस सवाल का आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रयोजनवादी। जो दार्शनिक हैं वो विद्यालय को समाज का ही एक छोटा हिस्सा यानी कि लघु रूप मानते हैं। उसके बाद आपका अगला सवाल है, विवेकानंद ने जन शिक्षा के लिए संस्था स्थापित की थी। जो विवेकानंद जी थे, ठीक है, इनके बारे में आपने पहले भी पढ़ा होगा। तो विवेकानंद जी ने जन शिक्षा के लिए किस संस्था की स्थापना की थी, तो रामकृष्ण मिशन की इन्होंने स्थापना की थी। ठीक है, ये आपको याद रखना, विवेकानंद जी ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी और ये इंपॉर्टेंट सवाल है, ये आपको ध्यान रखना है, ये परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। इसके बाद है, टैगोर जी द्वारा रचित पुस्तक कौन सी है। रविंद्रनाथ टैगोर का नाम आपने सुना ही होगा। ठीक है, तो जिन्होंने जनगण मन, ठीक है, हमारे राष्ट्रगान की रचना की है। तो इनके द्वारा कौन सी पुस्तक जो है इन्होंने लिखी है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो गीतांजलि ये इनकी पुस्तक है। इसके बाद आपका अगला सवाल है 37 नंबर का, गांधी जी द्वारा प्रस्तावित शिक्षा क्या कहलाती है, ये आपको याद रखना है। तो गांधी जी के द्वारा जो प्रस्तावित शिक्षा है वो बुनियादी शिक्षा कहलाती है, ये आपको याद रखना है और ये भी इम्पोर्टेंट सवाल है। ठीक है, ये भी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। इसके बाद आपका 38 नंबर का सवाल है, बाल केंद्रित शिक्षा के प्रवर्तक कौन थे। जो बाल केंद्रित शिक्षा है, जो बालक को ध्यान में रखकर हमें पढ़ाना चाहिए। ठीक है, वर्तमान समय में बाल केंद्रित शिक्षा ही प्रचलित है और ऐसा ही हमें करना चाहिए। ये भी आपको आगे बढ़ने के लिए मिलेगा, बाल केंद्रित शिक्षा। तो बाल केंद्रित शिक्षा जो थी वो किसने दी थी, ये गिजुभाई इसके प्रवर्तक थे, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद आपका अगला सवाल है 39 नंबर का, प्लेटो ने मुख्य रूप से किस शिक्षण विधि का प्रतिपादन किया है। जो प्लेटो थे उन्होंने मुख्य रूप से किस शिक्षण विधि का प्रतिपादन किया, तो उन्होंने संवाद विधि का प्रतिपादन किया है। बा ऑप्शन आपका राइट होगा। तो उसके बाद हम अगले सवाल की तरफ बढ़ रहे हैं। अगला सवाल है हमारा 40 नंबर का, प्लेटो ने अनुशासन के किस रूप का समर्थन किया। जो प्लेटो थे इन्होंने अनुशासन के किस रूप का समर्थन किया है, तो इन्होंने दंडात्मक अनुशासन का समर्थन किया, यानी कि बच्चे को दंड देना चाहिए अनुशासन में रखने के लिए। बट अभी वर्तमान समय में ये सारी जो अनुशासन है ये प्रचलित नहीं है और गवर्नमेंट ऐसा करने से मना करती है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो अभी ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं। गवर्नमेंट स्कूल में आप जब भी जाएंगे तो आप बच्चे को मार नहीं सकते, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद आपका अगला सवाल है, नव विद्यालय को समस्त संसार का नहीं वरना समस्त मानव जाति का आदर्श लघु रूप होना चाहिए। जो विद्यालय होते हैं वो समस्त संसार का ही नहीं बल्कि समस्त मानव जाति का आदर्श लघु रूप होना चाहिए। ये किसने लिखा है, यानी कि ये किसका कथन है। तो इस सवाल का आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा
टीपी नन का। टीपी नन ने ये वाक्य कही है कि न जो विद्यालय होता है वो संसार ही नहीं बल्कि समस्त मानव जाति का भी आदर्श लघु रूप होना चाहिए। अगला सवाल आपका, वो स्कूल शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्दों से हुई है? जो स्कूल वर्ड है इसकी उत्पत्ति किस लैंग्वेज के वर्ड से हुई है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसकी जो उत्पत्ति हुई है वो लैटिन भाषा के शब्द से हुई है। ठीक है, इसके बाद आपका अगला सवाल है, और अगला सवाल आपको देखने के लिए मिल रहा होगा 43 नंबर का, विद्यालय का अनौपचारिक कार्य चरित्र निर्माण और आध्यात्मिक स्वतंत्रता का प्रशिक्षण देना। विद्यालय का जो अनौपचारिक कार्य है वो चरित्र निर्माण और आध्यात्मिक स्वतंत्रता का प्रशिक्षण देना है। ये बात सत्य है या असत्य? तो ये बात पूरी तरह से असत्य है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, यहाँ पर सत्य असत्य वाला एक क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल रहा है। अगर पेपर में ऐसा आता है तो आप इसे याद रखेंगे। इसके बाद यहाँ पर अगला सवाल आपके सामने है, निम्नलिखित में से विद्यालय कौन कौन प्रकार के कार्य संपादित करता है? जो स्कूल होता है वो कौन कौन से कार्य करता है? जैसे कि संरक्षण का कार्य करता है, प्रगतिशील कार्य करता है, निष्पक्ष कार्य करता है, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर इस सवाल का आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका प्रगतिशील कार्य। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और यहाँ पर अगला सवाल आपसे, किसी राष्ट्र की उन्नति विधानसभाओं, व्यवसायों और कारखानों से नहीं बल्कि विद्यालयों से होती है, ये किसने कहा है? किसी भी राष्ट्र की जो उन्नति है वो विधानसभा आपको पता ही होगा। इसके अलावा व्यवसायों और कारखानों से नहीं होती बल्कि विद्यालय से होती है, ये किसने कहा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो दोस्तों इस सवाल का आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डॉक्टर राधा कृष्णन जी ने ये बात कही है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद आपका अगला सवाल आ जाएगा, विद्यालय घर से शिक्षा का उत्तम स्थान होता है। विद्यालय जो है वो घर से शिक्षा का उत्तम स्थान है, यानी कि जो घर होता है घर से ज़्यादा उत्तम स्थान विद्यालय का होता है शिक्षा के लिए। ठीक है, तो ये बात सत्य है असत्य? तो ये बात बिल्कुल सत्य है। ठीक है, इसके बाद आपका अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है, राज्य मुख्य रूप से शिक्षा का किस प्रकार का साधन है? जो राज्य है वो मुख्य रूप से शिक्षा का किस प्रकार का साधन है? औपचारिक साधन है, अनौपचारिक साधन है, या व्यावसायिक साधन है, या अव्यावसायिक साधन है? तो ये आपका औपचारिक साधन है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद अगला सवाल आपका 48 नंबर का, निम्नलिखित में से राज्य के कौन कौन से शैक्षिक कार्य हैं? तो इस सवाल का 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, विद्यालयों की स्थापना करना, शिक्षा के लिए आर्थिक व्यवस्था करना, निश्चित स्तर तक शिक्षा को अनिवार्य बनाना और उपर्युक्त सभी। ठीक है, तो यहाँ पर राज्य के शैक्षिक कार्य पूछे जा रहे हैं। तो विद्यालयों की स्थापना करना ये भी स्टेट का कार्य रहता है, शिक्षा के लिए आर्थिक व्यवस्था करना यानी कि शिक्षा के लिए बजट उपलब्ध कराना ये भी राज्य का ही कार्य होता है। ठीक है, स्टेट। तो उसके बाद निश्चित स्तर तक शिक्षा को अनिवार्य बनाना, जैसे कि अभी आपको पता ही होगा अनिवार्य शिक्षा जो है वो इस समय लागू है सभी राज्यों में। ठीक है, निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा। तो उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस सवाल का आंसर होगा उपयुक्त सभी, यानी कि ये सभी कार्य जो हैं वो राज्य के हैं। इसके बाद आपका अगला सवाल है 49 नंबर का, राज्य का निःशुल्क अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा से कोई संबंध नहीं है। तो ये बात बिल्कुल गलत है, बल्कि राज्य ही जो है वो निःशुल्क अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा है वो उपलब्ध कराता है। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट यहाँ पर फंड देती है, तभी जो शिक्षा है वो यहाँ पर चलती है। इसके बाद आपका अगला सवाल है 50 नंबर का, देश में के सैनिक शिक्षा की व्यवस्था करना राज्य का परम कर्तव्य है। ये बात बिल्कुल सही है, ये भी आपको याद रखना है। देश में सैनिक शिक्षा की व्यवस्था करना भी राज्य का परम कर्तव्य है। इसके बाद आपका अगला सवाल है, प्लेटो ने अपने ग्रंथ रिपब्लिक में दार्शनिक शासन की कल्पना की है। जो प्लेटो थे उन्होंने अपना ग्रंथ रिपब्लिक जो ग्रंथ लिखा उन्होंने उसमें दार्शनिक शासन की कल्पना की है। ये बात सही है या गलत है? तो ये बात बिल्कुल सही है। इन्होंने अपने रिपब्लिक जो इनका ग्रंथ है उसमें दार्शनिक शासन की कल्पना की है। ठीक है, तो ये बात सही है, यानी कि इसका आंसर सही होगा, सत्य। इसके बाद अगला सवाल आपका, निम्नलिखित में से कौन सी रचना और रूसो की नहीं? यहाँ पर कुछ किताबों के नाम दिए हुए हैं, कुछ बुक्स के नाम दिए हुए हैं, और उनमें से एक किताब ऐसी है जो रूसो ने नहीं लिखी है। ठीक है, द लॉज, द न्यू हैलॉज, इसके अलावा एमिल, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। तो इसमें से द लॉज जो पुस्तक है, आ नंबर पर जो पुस्तक आपको लिखी हुई मिल रही है, ये रूसो की नहीं है। बाकी ये 3 जो पुस्तकें हैं ये आपको ध्यान रखना है। ये सवाल भी परीक्षाओं में बार बार आते हैं किताबों से रिलेटेड, और ये जो सवाल हैं ये आपको अति लघु 3 प्रश्नों में भी मिल जाते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, क्योंकि
ताती उत्तरीय जो आपके प्रश्न होते हैं उसमें आपका इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है कि जो एमिल पुस्तक है उसके रचनाकार कौन है, या द सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक किसने लिखी है, ये भी आ सकता है। तो इन तीनों पुस्तकों के जो राइटर हैं वो रूसो हैं, ठीक है। और ये जो डी लॉज है इसके राइटर रूसो नहीं है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद अगला सवाल है, रूसो के अनुसार शिक्षा का स्वरूप कैसा होना चाहिए। तो रूसो के अनुसार शिक्षा का जो स्वरूप है वो प्रकृतिवादी होना चाहिए, ठीक है। एक प्रकृतिवादी दार्शनिक है। इसके बाद 54 नंबर का आपका क्वेश्चन है, ड्यूवी के अनुसार शिक्षक क्या है। जो शिक्षक है वो क्या है, ड्यूवी करना चाह जॉन ड्यूवी, ठीक है, जॉन ड्यूवी। अभी आगे आपको सारी चीज़ें पढ़ने के लिए मिलेंगी। तो जॉन ड्यूवी के अनुसार शिक्षक क्या है, एक बाधा है, एक सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकता है, या एक आदर्श है, या विशेषज्ञ है। तो एक सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकता के रूप में हमें शिक्षक को देखना चाहिए, ऐसा जॉन ड्यूवी ने कहा है। तो इस सवाल का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बा, एक सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकता है शिक्षक। इसके बाद 5वां नंबर का सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी जॉन ड्यूवी की रचना नहीं है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी जो रचना है वो जॉन ड्यूवी की नहीं है, यानी कि इनमें से 3 रचनाएं जो होंगी वो जॉन ड्यूवी की होंगी, बाकी एक रचना जो है वो जॉन ड्यूवी की नहीं है। जैसे कि अभी हमने ऊपर पढ़ा था, ठीक है, अभी हमने ऊपर पढ़ा था दी सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, ये रूसो की रचना है, ठीक है। तो ये जॉन ड्यूवी की नहीं हो सकती, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी आपको बताने की आवश्यकता है नहीं। तो ये रूसो की रचना है इसलिए ये जॉन ड्यूवी की है नहीं, तो इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा दी सोशल कॉन्ट्रैक्ट। इसके बाद आपका अगला सवाल है, फ्रॉवेल के अनुसार कौन सा खेल अनुपयोगी है। इनमें से कुछ ऐसा कोई एक खेल ऐसा है जो उपयोगी नहीं है। तो जैसे कि गत्यात्मक खेल, ठीक है, या समूह गान, या एकाकी नृत्य, या उपहारों का प्रयोग। तो इनमें से एक खेल ऐसा है जो उपयोगी नहीं है। तो उपहारों का जो प्रयोग है ये उपयोगी खेल नहीं है। गत्यात्मक खेल, गति से रिलेटेड, एकाकी नृत्य, अकेले में नृत्य करना, ठीक है, या फिर समूह में गान करना, ये सारे खेल उपयोगी हैं। लेकिन उपहारों का प्रयोग करना ये यहाँ पर अनुपयोगी है, ये आपको याद रखना है। सभी दोस्त वीडियो को शेयर जरूर करते रहें, क्लास को शेयर जरूर करते रहें, और जो नए भाई बहन हैं वो हमसे जुड़ जाएं ताकि आगे की जो क्लासेस हैं वो भी लगातार कंटिन्यू चलती रहें। उसके बाद हम यहाँ पर बात करेंगे अगले सवाल की तरफ, किंडरगार्टन से क्या अभिप्राय है। जो किंडरगार्टन पद्धति है, ठीक है, शिक्षा पद्धति या किंडरगार्टन जो है वो क्या है। तो किंडरगार्टन क्या है, बच्चों का घर है, या बाल उद्यान है, बच्चों का खेल स्थल है, या दुकान है। तो किंडरगार्टन क्या है दोस्तों, बाल उद्यान है, ठीक है, बाल उद्यान है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद आपका अगला सवाल है, मॉन्टेसरी शिक्षण प्रक्रिया में बालघर से क्या तात्पर्य है। जिसकी मॉन्टेसरी शिक्षण प्रक्रिया है तो इसमें जो बालघर होता है उसका क्या मतलब होता है, विद्यालय होता है, या घर होता है, या उद्यान होता है, या दुकान होती है। तो मॉन्टेसरी शिक्षण प्रक्रिया में जो आपका बालघर रहता है वो विद्यालय होता है। विद्यालय को ही क्या कहा जाता है, बालघर कहा जाता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। इसके बाद हम बढ़ेंगे अपने अगले सवाल की तरफ, और हमारा अगला सवाल होगा, मॉन्टेसरी ने मुख्य रूप से किन बच्चों की शिक्षा पर ध्यान दिया है, ठीक है, ये आपको बताना है। जो मॉन्टेसरी हैं इन्होंने मुख्य रूप से किन बच्चों की शिक्षा पर विशेष रूप से ध्यान दिया है। तो मानसिक रूप से जो मंद बच्चे होते हैं, ठीक है, इनकी शिक्षा पर मॉन्टेसरी ने मुख्य रूप से ध्यान दिया है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद आपका आज का अंतिम सवाल होगा, आज की क्लास का ये अंतिम सवाल है। इसके बाद आपकी क्लासेस अदर सब्जेक्ट की होंगी, ठीक है, और कल भी आपकी जो क्लासेस है वो रात 8 बजे ही स्टार्ट होगी, ये आपको ध्यान रखना है। और जो सेकेंड नंबर का आपका सब्जेक्ट रहेगा वो उसकी क्लासेस कल यहाँ पर ली जाएगी। उसके बाद साइंस की और मैथ की, इसी तरह से आगे जो क्लासेस हैं वो डेली चलती रहेंगी। तो यहाँ पर अगला सवाल है, शिक्षा मनुष्य में अंतर्निहित पूर्णता का विकास है। ये किसका कथन है, ये आपसे पूछा जा रहा है। जो शिक्षा है वो मनुष्य में अंतर्निहित पूर्णता का विकास है, ये किसने कहा है। विवेकानंद जी ने कहा है, पेस्टोलॉजी ने कहा है, महात्मा गांधी जी ने कहा है, या जॉन ड्यूवी ने कहा है। तो इस सवाल का आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा विवेकानंद, ठीक है। शिक्षा जो है वो मनुष्य में अंतर्निहित पूर्णता का विकास है, ये विवेकानंद जी ने कहा है। तो दोस्तों इस सवाल का राइट आंसर है ऑप्शन आ। क्लास आपको कैसे लगी नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। पेपर में आपको सेम टू सेम इसी तरह के जो क्वेश्चन है वो आपको देखने के लिए मिलेंगे, इसलिए आप इनकी प्रैक्टिस अभी से कर लीजिएगा और इनको याद भी कर लीजिएगा। जैसे ही आपका पूरा सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएगा, इसकी पूरी PDF फाइल जो आप देख रहे हैं ये आपको उपलब्ध करा दी जाएगी टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी। टेलीग्राम को आप ज़रूर ज्वाइन कर लें टेलीग्राम चैनल पर, वहाँ पर आपको सारी चीज़ें लगातार इन्फॉर्मेशन दी जाती रहती है। और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। बाकी अदर अपने भाई बहनों को भी चैनल के साथ ज़रूर जोड़ें ताकि आगे की जो क्लासेस हैं वो लगातार कंटिन्यू चलती रहें। इस वीडियो को शेयर जरूर करें।
और दोस्तों आज की इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।